Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया टेलीविजन। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। तो मीडिया का एक बड़ा तबका है जो सरकार का भोंपू है, सलाम करने लायक हैं ये लोग। अंधभक्त बन गए हैं, उनको कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन वो ढूंढ लेंगे कि यहाँ डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है, सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखना है, और जो मज़हब के नाम पे नफरत फैलाते हैं वो पार्टी को नहीं आने देना। सलीम लगड़े पे मत रो, मैंने फिल्म देखी थी। पुरुषों के लिए यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति है जी। ये एक सिंबल के रूप में बता। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि मानते थे कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में सेकुलरिज्म है, तो इंडिया में आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों के रिजर्वेशन की भी बात की गई थी। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। डिसेंट के बाद इंस्टीट्यूशन जिस पर पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है, जुडिशरी और मीडिया, जुडिशरी और मीडिया, इन दोनों पर भी अपने ख्यालात जाहिर कीजिए। क्या देखिए, मीडिया के बारे में पहले बताऊंगा कि जैसे मीडिया तो बहुत बुरे दौर से गुजरा जी। 2004 के बाद ज़्यादातर कॉरपोरेट ने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को खरीद लिया, क्योंकि अभी तक जो मीडिया टेक्नोलॉजी थी महंगी, आप टीवी चैनल चलाओ, न्यूज़पेपर चलाओ, बहुत महंगा, तो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने खरीद के पूरा वो बीजेपी का भोंपू बन गया। और रवीश कुमार ने अच्छे से कहा ये गोदी मीडिया हो गया। अब उसमें एक नई चीज़ ऐड हो गई, पिछले 6-7 साल से एक नया मीडिया चालू हो रहा है, सोशल मीडिया जो चालू हुआ है यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से। उसमें ध्रुव राठी से लेके तो श्याम मीरा सिंह, सत्य हिंदी और हमारे जैसे कुछ छोटे छोटे लोग भी, जो कोशिश हुई है कि सच्चाई को समाज तक ले जाने की कोशिश कर रही। तो मीडिया का एक बड़ा तबका है जो सरकार का भोंपू है, सांप्रदायिकता का भोंपू है। अभी भी पहलगाम के समय उन्होंने अपनी दिखा दिया रंग। कराची कब्जे में आ गया, लाहौर कब्जे में आ गया, इस्लामाबाद आ गया, यहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। और दूसरी तरफ एक रिस्ट्रेंड आवाज़ है कि पहलगाम हुआ है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, सबका आदर करो, और वो जो हिमांशी निर्वाल थी उसको फॉलो करो। और ये बात छोटे छोटे मीडिया ने पहुँचाई। रवीश कुमार का चैनल देखिए कितना पॉपुलर हो गया है, सलाम करने लायक हैं ये लोग। तो एक विरोध का स्वर भी निकल रहा है जो उस बड़े वाले मीडिया को अच्छी चुनौती दे रहा है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि अभी लेटेस्ट पहलगाम का केस हुआ, उसमें जो मीडिया का रोल था बहुत ख़राब था, कि उसने जो खबर दी वो सिरे से गलत निकली। तो इसका कुछ असर आना चाहिए आने वाले टाइम में, बेटर असर, मतलब पॉजिटिव असर आना चाहिए इसका। बेटर असर तो यही आएगा कि जो कुछ, क्योंकि सबने देख लिया ना कि ये तो गलत न्यूज़ थी, पर जो लोगों पे असर आया है वो थोड़े अंधभक्त बन गए हैं, उनको कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन वो ढूंढ लेंगे। पर ये है कि इससे यूट्यूबर्स और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे जी। थोड़ी बहुत बदनामी होगी, वो 2-4 दिन में ढक लेते हैं। कोई प्रोपेगेंडा का असर इतना होता है, गोबल्स वाली बात है, बार बार प्रोपेगेंडा करो, लोग भूल भी जाएंगे उन्होंने पहले क्या कहा। हाँ, लेकिन लोग यूट्यूबर्स हैं जैसे आपने बताया, ये लोग याद दिलाते रहेंगे ये सब। और इसमें इंटरनेशनल मीडिया ने और यूट्यूबर्स ने बहुत इसकी मतलब निंदा भी, मजम्मत की। हाँ, मजम्मत बहुत ज़्यादा की है इसकी। तो क्या मतलब एक मूवमेंट की ज़रूरत है आपके हिसाब से? क्या अब आप बता रहे हैं जो मूवमेंट करने वाले हैं बड़े कमज़ोर हैं उनके अगेंस्ट? तो देखिए, अभी पॉजिटिव साइड बताऊँ जी, कि बीच में जो मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने इस खतरे को टाइम पे नहीं पहचाना जी। जो नफ़रत फैलाने वाला काम था, चलता रहा, लोगों ने बोला अरे ये फालतू चीज़ है, ख़त्म हो जाएगी, इसमें क्या है, वगैरह वगैरह। हम जैसे लोगों ने भी वही सोचा। तो अभी हम जाग रहे हैं, जब जागे तभी सवेरा। और अभी पिछले 3 सालों में, 4 सालों में 2-3 अच्छी बातें हुई हैं। मैं पर्सनली किसी पार्टी को नहीं करता, पर ख़ास तौर से राहुल गांधी को सलाम करना पड़ेगा कि उसने इतनी हिम्मत से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और पिछले 3 साल से वो जो हिम्मत से
नाम लेकर आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहे हैं कि देश का आज खतरा कहाँ है। अंबानी अडानी का नाम लेके ज़्यादा कर रहे हैं, हाथ में संविधान लेके चलते हैं जी, संविधान को अंदर से बोलते हैं। आप बताइए पिछले 2-3 साल से उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया जो सच नहीं है। एक तरफ तो झूठ बोलने वालों की भरमार है, उसने जिस बात पे भी कहा बराबर सच कहा, छाती तान के कहा। भले वो दावा ना करता हो कि मेरी छाती 56 इंच की है, पर बात तो बिल्कुल खुली छाती से करता है। तो लेकिन अगर सच है, बहुत ज़्यादा सच्चाई है, तो लोगों के दिलों में उतर क्यों नहीं रही है? काफ़ी उतरी है। देखिए, ये मैं आपसे थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ। आप देखिए 2019 में जी जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की हालत 51 की 52 सीट्स पे थी। हाँ, 49 99 पे आ गए। और जो ये लोग दावा कर रहे थे 400 पार का, वो धराशायी हो गया। और इस चुनाव में भी 78 सीटों पर बेईमानी हुई है। वो बेईमानी नहीं होती तो ये सरकार बनती नहीं थी। पर राहुल गांधी के साथ ही एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो सोशल ग्रुप्स हैं जी, किसानों में काम करने वाले, मजदूरों में काम करने वाले, दलितों में काम करने वाले, अल्पसंख्यकों में काम करने वाले, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन उभर रहा है। कर्नाटका में एड्डुलू कर्नाटका, जी जी, भारत जोड़ो अभियान, क्या है ये कि भाई ठीक है आपके और मेरे डिफरेंसेस हैं छोटी बात पे, पर हमको एक बात मालूम है कि यहाँ डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है, सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखना है, और जो मज़हब के नाम पे नफरत फैलाते हैं वो पार्टी को नहीं आने देना। ये इस पे कॉमन है। ये आगे की उम्मीद है, इसी को आगे ले चला जाए तो ये आगे की उम्मीद इसमें दिखती है। अच्छा, इसका कुछ आपको बेस नज़र आता है कि नहीं? मतलब जो प्रोपेगेंडा आप बोल रहे हैं जिसको, क्योंकि आप देखें तो हाईलाइटेड जो क्रिमिनल्स रहे बहुत सारे इंडिया में, तो ज़्यादातर मुसलमानों का नाम रहा। तो इन सब वजहों से ही ये प्रोपेगेंडा हो पाया ना। अगर ये नहीं होता तो नहीं हो पाता शायद इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा। तो क्या दिखाएंगे कि कैसे मुसलमान खराब होते हैं, तो उनको दिखाया गया ना, तो वो थे उसमें ज़्यादा। अब देखिए, भारत में अगर मुस्लिम कौम, मैं डिफेंड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम कौम ने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सोचना चाहिए। अब आप देखिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई जी, क्या कहा उसने कि भारत में 1947 से लेके ज़्यादातर कम्युनिटीज़ की आर्थिक सामाजिक हालत सुधरी है, मुसलमानों को छोड़कर। जी, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है उसमें एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। और इनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जेल में है। जी, क्रिमिनल कैसे बनते हैं? आर्थिक कारण भी एक रहता है, एक जी, बहुत सारे कारणों में आर्थिक कारण भी रहते हैं। और देश में गरीबी किस समाज के खिलाफ से ज़्यादा बढ़ी है? मुसलमानों के बीच में। तो ये मेरे ख्याल से अंडरवर्ल्ड जो है उसमें बम्बई में तो बहुत सारे अंडरवर्ल्ड हिंदू भी थे। अभी अरुण गौली को किसी में जमानत तो नहीं मिली, जेल में ही है वो। वरद राजन था, दूसरे लोग भी थे। हो सकता है मुस्लिम अंडरवर्ल्ड को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। मगर इसके पहले दलित सबसे कमज़ोर वर्ग रहा इंडिया का, जो है वो एससी। और तो इसमें तो मतलब क्रिमिनल बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़े कंपेरेटिवली। उसमें एक है कि दलितों को एक होप मिली कि हमारे लिए आरक्षण है। जी, अंबेडकर ने हमको रास्ता दिखाया जिस पे चलना है, इसलिए शायद उनमें ज़्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी नहीं रही। और ये टेंडेंसी रही, मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, कुछ मेरा उद्धार हो जाएगा। जी, जबकि मुसलमान को लगा मैं पढ़ा तो भी क्या करना है। सलीम लगड़े पे मत रो, मैंने फिल्म देखी थी, तो उसमें वो एक मुसलमान लड़का पढ़ने जाना रहता है, बाकी बच्चे, बाकी दोस्त में तो क्यों जा रहा है, चल मस्ती करेंगे। तो कोई हिंदू है कि जो तेरे को नौकरी मिलेगी? मैंने पीएचडी गाइड किया, मेरा एक मुस्लिम स्टूडेंट था, उसको इसीलिए रिजेक्ट किया गया कि वो मुस्लिम, जॉब नहीं दिया उसको, मेरे सामने की बात है। तो ये मुस्लिम कौम को मैं चाहूँगा कि ये तो है साइड इफेक्ट है, क्योंकि ऊपर मतलब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपने तरफ के लोगों की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव तो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम जाएगा और वो ज़्यादा काबिल है तो उसको साइड कर दिया जाएगा। उसी के बराबर के दो लोग होंगे तब तो ये हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि उसको रिजेक्ट करके उसको ले लिया गया।
तो कमी तो अपने ही तरफ माननी चाहिए। कमी भी हो सकती है, वो भी एक बात हो सकती है जी। और अभी अब देखिए बार बार कॉल दिया जा रहा है मुसलमान ट्रेडर्स का बायकॉट करो, सोशल मीडिया पे आ रहा है मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो, तो इसमें तो काबिलियत का कोई सवाल नहीं। तो इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर मतलब अब क्या चाहते हैं लोग जो कर रहे हैं ये काम, अगर तो क्या चाहते हैं? जैसे पावर में है, पावर में और मजबूत हो जाएंगे, मान लीजिए डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, मान लेते हैं, तो मतलब ये इससे रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट वही आएगा कि हम लोग हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे, पाकिस्तान में सभी मुसलमान। तो वो तो देश का नुकसान होगा ना। हो रहा है, होगा क्या, मैं तो कह रहा हूँ ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मतलब डेवलपमेंट को रोक रहा है ये, प्रॉस्पेरिटी को रोक रहा है। पाकिस्तान और इंडिया एक ही साथ बने जी। इंडिया में नेहरू था, पाकिस्तान में वो नवाब लोग थे जी। अमेरिका ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, उनको लग्जरीज दे दी, कुछ लोग ऊपर चले आए जी। बाकी लोग सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोशिश की गई, लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई, दलितों को आरक्षण देने की कोशिश की गई, महिलाओं को समाज में लाया गया, पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया गया, साइंस और एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंट दिया। आज IIT इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया का ही नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड। तो ये ऐसे नहीं हुआ। IIT भी है, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स है जी, IIMs, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सब टॉप लेवल पे। ये नेहरू का कल्पना जो शुरू में मौलाना आज़ाद ने लगाई, ही वॉज एजुकेशन मिनिस्टर जी। तो यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया में मिक्स था, जो लैंडलॉर्ड एलिमेंट थे पर जी कमज़ोर थे, वहाँ लैंडलॉर्ड एलिमेंट ही थे। पाकिस्तान जो गया जी, तो पाकिस्तान का नाम लिया आपने, जिन्ना को वजह मानी जाती है पाकिस्तान फॉर्मेशन, तो और वो भी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए उन्होंने, जबकि जिन्ना का जो बैकग्राउंड था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, वो भी मतलब फंडामेंटल इस्लामिक पर्सन नहीं थे वो, तो वो कैसे बना सकते हैं इस्लामिक स्टेट? देखिए ऐसा है कि जिन्ना उस समय के सबसे अच्छे लॉयर थे जी, और जिन्ना शुरू में कांग्रेस में रहे जी, और कांग्रेस में रहे तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी की। जिन्ना और तिलक के बीच में लखनऊ पैक्ट भी हुआ। बाद में क्या हुआ, 1920 में गांधी जब लीडरशिप में आए तो गांधी ने दो काम किए। एक तो फ्रीडम मूवमेंट को मास मूवमेंट में तब्दील किया जी, लोगों को जोड़ा। जिन्ना उसके खिलाफ थे। जिन्ना बोले हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही अपने अधिकार लेना चाहिए। गांधी ने बोला जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे आपको अधिकार कहाँ से मिलेंगे, और पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। और दूसरा उनकी जो विरोध था वो खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने सपोर्ट किया। अच्छा बुरा जो भी हो जी, गांधी बहुत क्लियर थे कि देश का मुसलमान पर्टिकुलर हालात से आया है, वो अगर आज़ादी के मूवमेंट में पूरा नहीं जुड़ता तो देश को आज़ादी नहीं मिल सकती, भारत देश नहीं बन सकता। ये दो बातों की जिन्ना की असहमति थी। वो कांग्रेस छोड़कर लंदन चले गए, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो नवाब लोग जाके मिले, बोले हम मुसलमानों का तो बुरा हाल है, आप आइए हमारे लीडर कीजिए। तो वो आए और उन्होंने फिर जो पैंतरा बदला कि मुसलमानों की सिक्योरिटी के लिए एक देश चाहिए। और केवल जिन्ना ही नहीं थे जिन्होंने टू नेशन की बात की। जिन्ना के पहले सावरकर ने तो 1923 में बात की थी कि सावरकर ने मुस्लिम के फेवर में बात की नहीं, टू नेशंस की बात कि यहाँ दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र एक मुस्लिम राष्ट्र। ये बात एक तरफ कांग्रेस स्ट्रीम चलती है, उसके साथ ही दोनों स्ट्रीम्स चलती हैं जी, मुस्लिम नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म। अब डिटेल्स में फ़र्क होगा, पर मोटे तौर पे अंबेडकर यही बताते हैं कि मुस्लिम नेशनलिज्म जिन्ना, हिंदू नेशनलिज्म सावरकर, इनमें काफ़ी समानता है जी। तो सर आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो एक तो आपने RSS पर और धर्म, सत्ता और हिंसा, इन सबों पर, और सेकेंड असैसिनेशन ऑफ गांधी, बाकी समय में ये सेकेंड असैसिनेशन ऑफ गांधी में क्या आपने कहना चाहा?
सेकंड असैसिनेशन ऑफ गांधी में ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार तो गांधी को 3 गोलियां मार के मारा गया जी। आज जो हो रहा है पिछले 25 साल से, ये उनकी दूसरी हत्या है। उन्होंने जो प्रिंसिपल हमको दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जी, उसको फिर से मारा जा रहा है। तो उसको मैं गांधी यानी हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई डाली जा रही है उसको मैं गांधी हत्या फिर से करने के समान मानता हूँ। बाकी किताबों के अलावा एक है कास्ट, हिंदुज़म और दलित, इसमें क्या कहना चाह? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भारत का कास्ट सिस्टम है जी, ये हिंदू धर्म के अंदर का मामला है। आरएसएस बताने की कोशिश कर रहा है कि कास्ट मुसलमानों के कारण आई जी, और कास्ट में वो गैर बराबरी मेंटेन करना चाहते हैं, जबकि अंबेडकर कहते हैं कास्ट खत्म होना चाहिए जी। तो मेरा यही बोलना है कि हिंदू धर्म के नाम पे ये कास्ट को मजबूत करना चाहते हैं इनडायरेक्टली। और ज़बानी जमा खर्च दूसरा है और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे दूसरा है। एक आपने बुक लिखी पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड कश्मीर, अभी आपने बात भी की उसके बारे में थोड़ी, लेकिन उसमें कश्मीर पार्टीशन की बात हुई, कश्मीर की बात नहीं हुई। उस पर भी क्या राय थी आपकी इस बुक में? मेरी राय यही है कि पाकिस्तान का जो मामला है जी, वो तो यहाँ के जो राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे उनको इस प्रकार का डेमोक्रेसी नहीं चाहिए था, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी सोशल जस्टिस नहीं चाहिए था। वो तो ऊंच नीच के समाज को मानते थे, इसलिए 2 प्रकार के राष्ट्रवाद निकले। मनुस्मृति चाहिए थी उनको, मनुस्मृति, और मुसलमान राजाओं को अलग प्रकार से ऊंच नीच चाहिए थी। चाहिए वही था, नाम दूसरा है। तो इसलिए तो यहाँ पार्टीशन हुआ और अंग्रेज़ों को पार्टीशन में बहुत रुचि थी। पार्टीशन कराने में अंग्रेज़ों को रुचि क्यों थी? क्योंकि इस समय आपको पता है रशिया अमेरिका एक दो पावर्स थे और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के जो मेजर लीडर्स थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सब लेफ्टिस्ट थे जी। उन्होंने कहा भारत अगर इंडिपेंडेंट एक रह गया ये तो रशिया के साथ चले जाएंगे, तो इस एरिया में हमारा बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कौन संभालेगा? तो इसलिए उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान बनेगा तो उसमें हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और यही हुआ। फोरसाइट थी उनकी जी। पाकिस्तान में ही अमेरिका ने बेस बनाया, वहीं से उसने जाके वेस्ट एशिया में तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की बात की। तो ये उसका पार्टीशन। तो ये मतलब ये ब्रिटिश का नहीं बल्कि अमेरिकन और रशियन की साजिश थी? नहीं, साजिश नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा। ब्रिटिश का इंटरेस्ट था क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिका साथ में चलते हैं। उनको डर था कि इंडिया इंडिपेंडेंट रह जाएगा तो ये रशिया के साथ मिलेगा, रशिया के साथ को अलाय करेगा, मतलब किया भी बाद में उसने। हाँ, किया भी, इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान रशिया का पिट्ठू बन गया, अमेरिका का पिट्ठू बन गया। ये उनका एक फोरसाइट था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने, ब्रिटिश ने कभी भी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस पे किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जी, करो भाई आपको जो करना है, बल्कि मतलब उसे फैसिलिटेट किया, पनपने दिया उसका। तो अच्छा सर, इसमें अभी आप अपने अम्बेडकर की बात की, तो आपने बुक लिखी अम्बेडकर और हिंदुत्व राजनीति जी। तो उस वक्त तो ये मामला था नहीं कि था? देखिए, उस समय भी ये मामला थोड़ा विकसित हो रहा था जी। और इधर क्योंकि अम्बेडकर बहुत गहरे स्कॉलर थे, वो हिंदुत्व की राजनीति को भी अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने 2-3 बातें मुख्य कही, फोरसाइट किया उन्होंने उस समय कहा 3 बातें। उन्होंने पहली बात कही कि हिंदू धर्म के अंदर जो सबसे डोमिनेंट मजबूत टेंडेंसी है वह ब्राह्मणवाद जी। एक। दूसरा उन्होंने कहा जो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू राज, अपनी उनकी किताब जो पार्टीशन पे है, एक पार्टीशन, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर यहाँ हिंदू राज बन जाता है, पाकिस्तान बना जी, तो हिंदू राज बनने की संभावना बढ़ जाएगी जी। और हिंदू राज बना तो वो यहाँ के आम लोगों के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। अम्बेडकर तो ये उन्होंने कहा। अभी देखिए अभी हुआ क्या, मैंने वो किताब क्यों लिखी कि एक तरफ हिंदुत्व ने उनके विचारों को समाप्त किया, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया, हिंदू कोड बिल का विरोध किया, तिरंगा का विरोध किया। 1980 के बाद स्ट्रैटेजी बदली कि अगर हम अम्बेडकर का विरोध करेंगे तो इतना बड़ा जो चुनावी मैदान है निकल जाएगा जी, निकल जाएगा। तो क्या करो, अम्बेडकर की मूर्ति को माला पहनाओ, लोगों के बीच में बताओ कि अरे आप दलित हैं, हम ये हैं, भाई भाई
वो मुसलमान हमारा दुश्मन है, आपस में हम क्यों ये करें। तो वो पूरी किताब इस पे डील करती है कि उन्होंने क्या तरीके अपनाए दलितों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए, और अंबेडकर का नाम और मनुस्मृति का काम, ये दोनों ने जो मिक्स किया उसमें वो। और एक बुक आपने अंबेडकर दलित के साथ साथ अंबेडकर दलित और स्त्री प्रथा, जी ये लिखी। स्त्री में अंबेडकर का नाम शायद नहीं है, तो वो रिलीजन दलित और विमेंस राइट्स ऐसा है। अच्छा, मैं भी नाम भूल रहा हूँ। ओके रिलीजन्स एंड स्त्रियों पर है, स्त्रियों पर। मैंने ऐसा बताने की कोशिश की कि भाई ये जो भी फंडामेंटलिज्म है जी, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो, हिंदू फंडामेंटलिज्म हो, सिंहला बुद्धिज्म हो, ये सब जो है ये स्त्रियों को दुय्यम दर्जे का स्थान देते हैं। जैसे पुरुषों के लिए यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति है जी। ये एक सिंबल के रूप में बता रहा हूँ। ऐसी तालिबान में आपको कोई औरत नहीं मिलेगी। मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन इजिप्ट में स्ट्रॉन्ग है, वो भी औरतों को कैद करके रखना। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हुई है, बांग्लादेश में भी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हुई। अब ये प्राइम मिनिस्टर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सोशल सिस्टम की बात कर रहा हूँ जी। भारत में इंदिरा गांधी हुई, औरतों की परिस्थिति सुधरी गई। औरतों की तो परिस्थिति वैसी सुधर रही थी, उसको ज़्यादा कोई वो तो सिविलाइजेशन की। तो ये दूसरा, ये जो साउथ एशिया में जैसे बर्मा में भी सूची है, यहाँ बंदार नायके थी, श्रीलंका में बेनज़ीर भुट्टो, इधर बंगाल में भी दो, ये अपने कनेक्शन के कारण ऊपर आई है। एक महिला प्रधानमंत्री यानी सब महिलाओं की परिस्थिति सुधर गई ऐसा नहीं है। महिलाओं की परिस्थिति वैसी की वैसी है, पर ये एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी हत्या की गई उसकी पत्नी है जी जी, बंदार नायके, और ये जी जी बांग्लादेश वाली उसके कारण बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी। तो ये कनेक्शन से वो आए हैं, ये वहाँ के औरतों की पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती। स्थिति यहाँ नहीं बदली, वहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ही खराब है जी। अच्छा, रिजर्वेशन का रेलेवेंस आपको क्या समझ में आता है? किसका रिजर्वेशन? देखिए, अब रिजर्वेशन ऐसा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों के रिजर्वेशन की भी बात की गई थी जी। और मुसलमान और दलित ये दो पिछड़े हुए क्यों हैं? एक मुसलमान है, एक दलित है। दलित को तो रिजर्वेशन देना आसान था क्योंकि वो तो हिंदू कैटेगरी में भी आता है, वैसे जी इस क्रिश्चियंस में भी आते हैं, उसको नहीं मानते। और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्होंने रोक दिया। रिजर्वेशन तब देना पड़ता है जबकि समाज की परिस्थिति बहुत एडवर्स हो जाए। एडवर्स हाँ, कुछ कम्युनिटी के लिए हो जी, तो उसको ऊपर उठाने के लिए, मतलब तो अनइवन हो, डिस्टेंस बहुत है। जैसे औरतों के बारे में जी होना चाहिए रिजर्वेशन, तभी तो वो उनकी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स यानी जो उनकी परिस्थिति में जो एक लेवल तक लाने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उस लेवल तक आ जाए, कम से कम 40% 30% तक आ गए, और तब फिर 70-30 में भी तब अपनी काबिलियत से आगे बढ़ सकता है वो। तो रिजर्वेशन, एक लिमिटेड रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है आपके हिसाब से। अच्छा, अभी आपने बात की ना पाकिस्तान वाली, बहुत सारी बातें हैं, कश्मीर पर बात रह गई। मतलब कश्मीर का जो कश्मीर की वजह से ही पाकिस्तान इंडिया का सारा कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ। टेंशन है, तो नियर फ्यूचर या कभी भी सॉल्व होने की गुंजाइश है? बैकग्राउंड क्या है और सॉल्व हो सकता है कि नहीं? किसी के इंटरफेरेंस होगा तब होगा, या जो द्विपक्षीय हो जाएगा आपस में? देखिए, पहले हम समझ लें कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों हुआ जी। जो भारत की 600 के आसपास रियासतें थी जी, सब भारत में मिल गई। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा मुझे नहीं मिलना, निज़ाम ने भी कहा मुझे नहीं मिलना, इंडिपेंडेंट रहना। निज़ाम को तो आर्मी एक्शन से मिला लिया, पुलिस एक्शन बोलते हैं उसको। हरि सिंह नहीं मिल रहा था। हरि सिंह ने जम्मू में मुसलमानों को कत्लेआम भी कराया। उधर से जिन्ना ने कबायलियों को भेजा, जम्मू में कत्लेआम कराया राजा ने, राजा हरि सिंह ने। तो उधर से जिन्ना ने कबायलियों को भेजा कि जाओ कश्मीर को कब्जा करो। अब वो कबायली आने लग गए तो हरि सिंह वहाँ के राजा थे, वो काफ़ी संकट में आ गए। शेख अब्दुल्ला वहाँ के बड़े लीडर थे, सबसे बड़े लीडर, शेर कश्मीर।
तो हरि सिंह ने कहा मुझे इंडिया में नहीं मिलना, पाकिस्तान में भी नहीं मिलना। अब पाकिस्तान की फ़ौज आपके दरवाजे तक आ गई तो डर लगा क्या करें, तो फिर इंडिया के साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन की और उसके बाद वो भारत में मिले 4 डिपार्टमेंट को छोड़कर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दिल्ली में रहेगा, बाकी सबके लिए असेंबली जिम्मेदार रहेगी। अब इंडिया से मिलने के बाद वहाँ जनरली वहाँ इलेक्शंस भी हुए, शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर चुन के आए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, तो लैंड रिफॉर्म्स हुए, वेरी गुड। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी ऑटोनॉमी कम करने की कोशिश की, तो वो सीज फायर करना पड़ा, 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, 2/3 इधर आ गया। और पाकिस्तान चाहता था कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए उसको पाकिस्तान में मिलना चाहिए जी। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि मानते थे कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म है, इंडिया में सेकुलरिज्म है, तो इंडिया में आना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन रह गया। शेख अब्दुल्ला इंडिया के फेवर में थे, राजा हरि सिंह ये ऑटोनॉमी में चाहते थे। तो जैसे कि बंगाल में मिलिट्री एक्शन से इंडिया ने कब्जा किया, हैदराबाद किया, तो उसी मतलब यहाँ लेट किया इसने फैसला। इसका मतलब इंडिया ने अगर पहले ही यहाँ पर भी मिलिट्री एक्शन लेके पूरा कश्मीर आ जाता तो ये जो 33 या 43% पाकिस्तान में चला गया है वो बच जाता। उसमें ऐसा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हरि सिंह इंडिपेंडेंट था। ओके, लॉ एज पर द लॉ, इंटरनेशनल लॉ, वो इंडिपेंडेंट था। ओके, आप उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। निज़ाम में तो क्या हुआ, हैदराबाद में कुछ अंडर के लोग जो थे, असंतुष्ट लोग, मतलब एक अलग कंट्री बन गया था वो कश्मीर। हाँ, अलग ही था। यूनाइटेड नेशंस में आइडेंटिफाई हो गया था। हाँ, कि वो बाद में रिकॉग्निशन वगैरह जो प्रोसेस बाद में थी, और उसने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कश्मीर मेरा है और मैं इसको टूरिज्म के लिए डेवलप करूँगा। और उधर से पाकिस्तान से देखा नहीं गया, तो फिर उसको शेख अब्दुल्ला जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ थे वो इंडिया में मिलना चाहते थे, तो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हुआ, मैंने जैसे बताया जी। तो उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम करने लगी जी। शेख अब्दुल्ला चिल्लाने लगे ये क्या कर रहे हो। अच्छा सर, इसके पहले मैं रोक रहा हूँ कि जब ये हो गया कि इन पाकिस्तान में 43 या 33%, तो पता एग्जैक्टली नहीं, तो ये कब्जे में कर लिया। यूएन पूरी कश्मीर की ऑटोनॉमी को आइडेंटिफाई कर चुका था, बाउंड्री कर चुका था। तो यूएन को तो जब ये खत्म हो गया, मतलब जंग खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, तो वापस करा देना चाहिए था। तो यूएन में रेजोल्यूशन क्या हुआ जी, और यूएन पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका सपोर्ट करता रहा जी। यूएन ने रेजोल्यूशन किया कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज खाली कर दे, इंडिया अपनी फ़ौज कम कर दे। पहले कंडीशन पाकिस्तान पे थी कि आपने आक्रमण किया, आप खाली करो जी। दूसरा इंडिया पे था। तो उसके बाद यूएन के सुपरविजन में यहाँ प्लेबिसिट होगा। प्लेबिसिट में लोगों को 3 ऑप्शन देंगे, पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है, रेफरेंडम कराने के लिए। रेफरेंडम, वो रेजोल्यूशन हो गया। पाकिस्तान ने बोला मैं नहीं खाली करता। पाकिस्तान वाज सपोर्टेड बाई अमेरिका, तो न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न पाकिस्तान खाली करेगा, न प्लेबिसिट होगा। इसका मतलब है कि यूएन की ढिलाई और अमेरिका की शय की वजह से ये जो कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, ये इस वजह से गया है। करेक्ट, क्योंकि उसको यूएन को चाहिए था कि वो जो कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है वो खाली करा के कश्मीर को वापस कर दे या इंडिया को वापस कर दे, या प्लेबिसिट करा दे, है ना, या ये करा दे। तो अच्छा, फिर आपने बताया कि ये रेफरेंडम की चीज़ रख दी उसने और पाकिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं खाली करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला ने जब बोलना चालू किया कि इंडिया तो इनजस्टिस करा रहा है जी, तो कैबिनेट के प्रेशर। नहीं, शेख अब्दुल्ला तो इंडिया के फेवर में थे। हाँ, फेवर में थे, पर वही बात नहीं, आपने एक सेंटेंस मिस किया। इंडिया ने ग्रेजुअली उनके पावर कम करना चालू कर दिया जी। शेख अब्दुल्ला चिल्लाए तो उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। ओके, नेहरू ने जेल में डाला, और जेल में जब डाले तो लोकल डिससेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ गया। ओके, लोगों ने बोला हमारी कश्मीरियत तो ख़त्म हो रही है। तो वहाँ फिर पाकिस्तान ने एनकरेज किया, हथियार दिए, जाओ मस्ती करो। और 1990 के बाद, शुरू में ये मामला केवल कश्मीरियत का था,
1990 के बाद जब वो अल-कायदा वाले एलिमेंट अफगानिस्तान से इधर आए, मिल गए, उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम रूप दे दिया, जिहाद काफी। 1990 के बाद कश्मीर का प्रॉब्लम बढ़ गया। जी, तो मतलब ये है कि इसमें मिस हैंडलिंग हुई, थोड़ा पाकिस्तान की भी उसमें रोल है। पाकिस्तान ने शुरू किया ये जंग, अमेरिका का रोल है, अमेरिका का, यूएन का। अमेरिका का रोल क्यों है? क्योंकि अमेरिका देख रहा था कश्मीर पॉलिटिकली बहुत जियोग्राफिकली बहुत स्ट्रेटेजिक है। जी। चाइना से मिलता है, रशिया से मिलता है, इंडिया से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है, वेस्ट एशिया के पास है, तो इसलिए वो बहुत इंटरेस्टेड था। पाकिस्तान को उसने शय दी, मामला वहाँ है। जी, तो सर अब आपके बाद एक आपने कम्युनलिज्म पर तो बहुत सारी लिखी, इसके अलावा आपने लिखा है गॉड पॉलिटिक्स। जी, तो ये भी वही चीज़ है। गॉड पॉलिटिक्स में मैंने बताने की किया कि गॉड के नाम पे पॉलिटिक्स आज चल रहा है। जी, गॉड के नाम पे तो मोहब्बत होना चाहिए, और आज जो पॉलिटिक्स है वो गॉड के नाम पे चल रहा है। गॉड एक है अगर, तो वो सब उसके हैं, तो उसमें यहाँ जो ये राम मंदिर का आंदोलन है, गाय का आंदोलन है, सबके पीछे गाय तो आपने गॉड को लगा रखा है, तो वही मैंने गॉड पॉलिटिक्स। अच्छा, आपने अभी 92, प्री-92 और पोस्ट-92 का सेग्रीगेशन किया। एक बुक है आपकी जिसमें कि 26/11 पोस्ट 26/11 पर आपने उसके पर्सपेक्टिव, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मतलब देखिए, एक तो पर्सपेक्टिव था कि ये केवल पाकिस्तान से आए हुए हैं जी आतंकवादी, और वो सब उनकी शरारत है जी। और दूसरा ऐसा था, हेमंत करकरे का भी मर्डर हुआ, उसमें कुछ लोगों को शक था कि इसमें कोई और एलिमेंट भी घुसे हुए जी, जो 26/11 का कई थ्योरीज थी सर। हाँ, जो ये अपने एक मुशरिफ SM मुशरिफ जी, जो एक बुक है, तो उसमें बोलते हैं कि 26/11 का फ़ायदा लेकर हेमंत करकरे को मारा गया। तो ये जो हेमंत करकरे का एस्पेक्ट है, उस किताब में मैंने कुछ आर्टिकल्स जमा किए जी, बहुत अलग अलग लोगों की। हमारे गांव ब्लास्ट का मामला था, उसी से जोड़ा होगा। करेक्ट। और उसमें क्या असावधानी बरती गई जिसके कारण हेमंत करकरे की डेथ हुई। सर, जो गिवन मतलब जो सर्कमस्टांसेस हैं अभी, तो आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि जो सुधार करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर फैलाने वाले लोग हैं, या जो समझते हैं जैसे आप हैं जिस तरह के, वो बहुत कम हैं और कम ताकतवर हैं। तो ये मालूम है आपको कि वो सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, आप कम ताकतवर हैं। तो इसमें मतलब किस तरह से काम किया जा सकता है कि इफेक्टिव हो? देखिए, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, और बहुत इसका जवाब भी बहुत कठिन है। इसको मैं 4 लेवल पे देखता हूँ। एक तो ग्राउंड लेवल पे जो गलत धारणाओं को फैलाया गया है, मंदिर तोड़ा जाना, धर्मांतरण करना, आतंकवाद मुसलमानों के कारण है, परिवार बड़े होते हैं, पाकिस्तान के प्रति वफादार होते हैं। एक तो इसके बारे में सच्चाई लोगों तक ले जाना। गांधी लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? वो तो जादूगर थे, और आज तो कोई ऐसा जादूगर है नहीं। हमें पता है, पर हम अपनी किताबें लिख के, आर्टिकल्स लिख के, भाषण दे के, अभी यूट्यूब का यूज़ करके ये चीज़ों को फैला रहे हैं। अभी ज़रूरत इस बात की है कि कम्युनिटी लेवल पर जो भी लोग इसमें जागरूक हैं, वो कम्युनिटी यानी बस्तियों के लेवल पर 15 दिन में एक मीटिंग करें, लोगों से बातचीत करें, और जो जैसे सवाल आपने रखे हैं इस पर पूरे मैंने एक वीडियो की लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको बुक अभी दे दूँगा जी। 5 पेज भी मैंने दिया है कि कम्युनिटी पे क्या काम होना चाहिए। केवल घर पे बैठकर सेमिनार करके ये काम होने वाला नहीं है। दूसरा ऐसा है कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत आ गई है, उसको दूर करना ज़रूरी है। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन एक दूसरे का बढ़ाना चाहिए, और एक दूसरे के बारे में, जैसे समाज में पहले समझ थी, मैं तो प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पढ़ता था, उनको बहुत पढ़ता था, तो उस समय जो हिंदू मुसलमान का वो चित्र देते हैं वो अलग प्रकार का है जी। तो एक इस प्रकार की मोहब्बत दोनों में पैदा करना। तीसरा जो हमारे सोशल मूवमेंट है, जैसे एडुलू कर्नाटका, भारत जोड़ो अभियान जी, और बहुत सारे ऐसे हैं, तरह के इवेंट करने पड़ेंगे। इनको एक आपस में हाथ पकड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का मदद करनी पड़ेगी, तो बड़ी ताकत बन सकती है। तो ये बड़ी ताकत बन सकती है। और जो भी सांप्रदायिकता होती है उसके विरोध में आवाज़ उठाना, प्रदर्शन करना, धरना निकालना, मोमबत्ती मार्च निकालना,
और समाज को मैसेज, सबसे बड़ी बात है आम लोगों तक मैसेज को पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी बहुत सारी बातें आपने 4 चीज़ें बताई, उसमें एक था कि इंडियन मुस्लिम्स का पाकिस्तान के प्रति वफादार होना, तो ये इसके बहुत सारे प्रूफ भी दिए गए। क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच में तो अगर मुसलमान ने किसी की तारीफ की, या मान लीजिए कुछ होता है आपस में मुसलमान, पाकिस्तान इंडिया में, बांग्लादेश इंडिया में, अगर कोई चीज़ किसी इंडियन मुस्लिम ने पाकिस्तान, मतलब दो जो लोगों में झगड़ा हो रहा है हमारी फैमिली में और आपकी फैमिली में, तो हो सकता है हमारी फैमिली में किसी ने गलती की हो, आपकी फैमिली में कोई अच्छा हो, हमको पसंद हो जी, तो ऐसा हुआ होगा, कभी लोग करते ही होंगे ये, तो ये तो पकड़ हो ही जाएगी उसकी जी। तो ये पकड़ हो जाएगी, तो इससे कैसे बचाया सकता है? मुसलमान कैसे बचे इससे? देखिए, मतलब ये सिर्फ एंटी पाकिस्तान बोल के, एंटी बांग्लादेश बोल के तो नहीं बचाया सकता, उसको तो ड्रामा समझा जाएगा। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि कुछ जो सिरफिरे नौजवान होते हैं, उनको लगता है कि इस बड़ी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं, तलवार से, इससे, उससे। तो कम्युनिटी ने उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। कम्युनिटी में मैसेज, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मैसेज, गांधी का मैसेज, ये इन नौजवानों तक लेना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि ख़ास तौर से मुसलमान नौजवान बहुत ताव में आ जाते हैं, आरएसएस के लोग उनको भड़काना चाहते हैं, वो भड़क जाते हैं, हो गया आरएसएस सफल। जी। अगर हम उनको भड़कने से रोकें तो इसका मतलब है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव या लीडरशिप की कमी है, वो अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई लीडरशिप नहीं है जी। कि अगर दूसरी फोर्सेज अगर उसको वेट कर रही किसी चीज़ के लिए, वो हो जा रहे हैं, और वहाँ पर कोई समझने वाला और उसको रोकने वाला नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मुस्लिम में एक कायदे की अच्छी विजनरी लीडरशिप होना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं हो कि वो लीडरशिप पॉलिटिकल हो, करेक्ट, लेकिन लीडरशिप होनी ज़रूरी है जिससे कि वो समझ सके कि अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे काम किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान प्रॉस्पर हो जाएगा, जीत जाएगा, तरक्की करेगा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया के मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया के मुसलमान की प्रॉस्पेरिटी उसकी इंडिया से ही जुड़ी हुई है, ये उसको समझना ज़रूरी है। अगर वो ये नहीं समझ रहा है और उसको कोई लीडरशिप नहीं समझा रही है, तो उसके में लीडरशिप की कमी है। सही, सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल सही। तो आखिर में बात तो आपसे बहुत सारी करने का मन करता है, फिर करेंगे। आखिर में आपने जो इतने सालों तक काम किया, आपने VRS भी लिया, आपने अपनी रनिंग इनकम भी स्लैश की, कम की, तो इसमें क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और लगता है आपको कि आपने सही रास्ता चुना? देखिए, इसमें ऐसा है, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कई बार हमारे खुद के जो गोल बनते हैं जी, वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए बनते हैं। मेरे लिए आसान था, वही IIT में प्रोफेसरी करता रहता, रिटायर हो जाता, कहीं जाके फॉर्मर्स में जिंदगी आपकी रहे। और अंदर से एक तकलीफ है, वो तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। लगता है कि समाज अच्छा बनना चाहिए, हमारे आसपास अन्याय नहीं होना चाहिए, सब लोगों की बराबरी होना चाहिए, एक सपना तो मन में है। तो मैंने ये जो सब किया, मुझे उससे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। और रिटायरमेंट के बाद तो मुझे और भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं इसके लिए ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। एक्टिव इनकम है, आखिर में आपको 2 टाइम का खाना खाना है जी। वो अंबानी भी 2 टाइम खाना खाता है, डेफिनेटली, वो भी 2 ये। और हो सकता है आप उनसे ज़्यादा हेल्दी हो। अब ये तो खैर, मतलब ये हो सकता है की बात, हाँ, हो तो सकता मैं है। नहीं कहता। तो कुछ थ्रेड आपको महसूस होता है? हुआ बीच में काफ़ी हुआ था जी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई देखिए, कि मज़हब का आप फॉलो कीजिए, पर मज़हब के नाम की सियासत से बचिए। और समाज में पूरी हिंदू मुसलमान के बीच में मुख्य रूप से ये मोहब्बत फैलाने का काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए। और वो ताकतें जो इस प्रकार की राजनीति में विश्वास रखती हैं, लोगों को बांटने वाली राजनीति में, गरीबों की बात न सुनकर अमीरों की राजनीति पे चलने वाली ताकतें, उनका राजनीतिक तौर पे विरोध करना चाहिए, सामाजिक तौर पे विरोध करना चाहिए, और समाज के अंदर भी सुधार होना चाहिए।
हमारे अपने, जिसमें औरतों की बराबरी है, औरतों को सामने आने का काम है, दलितों की बराबरी है, दलितों को सामने आने का काम ये है, ये भी साथ साथ चलना आपका चाहिए। पैगाम और इफेक्टिव होगा अगर इसके आपको आखिर में फ़ायदे बता दें, मतलब कि क्यों ज़रूरी है ऐसा। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है कि एक तो सही बात यह है कि हमारा समाज पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं। केवल स्त्रियों को पीछे रख के समाज की तरक्की नहीं हो सकती। जी। कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब औरत और मर्द मिलकर समाज में काम करें और बेहतरी के लिए काम करें। और रिलेशनशिप में भी अगर आपकी रिलेशनशिप बराबरी की है तो तरक्की ज़्यादा होती है। ये मैं इसको गहराई से प्रॉस्पेरिटी के लिए मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सिविलाइजेशन चाहिए, तो सोशल मतलब सिविल सोसाइटी को उस पर काम करना ही। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत फख्र भी होता है आपको देख के। और आप काम करते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आपसे फिर मुलाकात होगी फिर किसी। आपका भी शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।